हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक, द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और उसके अंदर आती हैं दो मूवमेंट, एक होती है अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड ये एक्सपेंशन इन डिमांड, राइट। तो क्या कहते हैं, इसी चीज को हम डीपली पढ़ने वाले हैं अभी कि व्हाट इज अपवर्ड मूवमेंट एंड व्हाट इज डाउनवर्ड मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिमांड कर्व बना दिया। और डिमांड कर्व क्या होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है और क्या कहते हैं यहाँ पे होता है प्राइस, तो इसके बीच का ग्राफ होता है। तो आप देख सकते हो कि डिमांड कर्व ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब देखो, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये क्वांटिटी वाला कॉलम है और ये इस साइड जा रहा है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे ना हम दो मूवमेंट शो कर सकते हैं, क्या कि अगर ये जो प्राइस है ये क्या कहते हैं, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, ये देखो ये प्राइस जो है ना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये हो रही है अपवर्ड मूवमेंट। इसको हम बोलते हैं कि भाई अगर ऐसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है यानी कि ए टू डी जा रहा है, ए टू डी। तो आप एक बात सोचिए, ए से लेके डी तक अगर प्राइस जा रहा है यानी कि प्राइस पता है कितना चेंज हुआ है, यहां से पी से लेके, यानी कि प्राइस चेंजेस फ्रॉम पी टू पी टू। अब आप एक बात सोचिए, यानी कि चेंज को तो छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ राइज लिखो इसकी जगह, प्राइस राइजेस, क्योंकि प्राइस बढ़ा है ना यहाँ से, पी से लेके पी टू तक बढ़ गया। अगर आप ए पे देखते तो ए पे प्राइस कितना था, पी, लेकिन आप अपवर्ड मूवमेंट पे गए, ऊपर देखा, जैसे जैसे प्राइस राइज हुआ, प्राइस देखो यहाँ पे कितना हो गया, पी टू, राइट। तो यहाँ पे लिखा व्हेन ए टू डी प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी टू, बट क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड थी क्यू, और ऊपर जब आप गए, जैसे हाई प्राइस पे गए, क्वांटिटी डिमांड देखो कम की तरफ हो गई, डिक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू टू, ठीक है। तो यानी कि इस वाले पार्ट को हम पता है क्या बोलते हैं, ये होती है आपको, इसको हम बोलेंगे, दिस इज नोन एज, देखो डिमांड का क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, राइट। क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है डिमांड, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आप इसका ब्रीफ समझे तो ये समझोगे कि जब भी अपवर्ड मूवमेंट हम देखते हैं, क्या कहते हैं, डिमांड कर्व के अंदर, तो अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, प्राइस राइज होता है एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, यानी कि डिमांड जो है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई, कम हो गई। तो इस केस को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सिमिलरली, अगर मान लो डाउनवर्ड मूवमेंट है, मतलब ट्रेंड जा रहा है डाउनवर्ड, तो ये है आपकी कौन सी मूवमेंट, ये है डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। डाउनवर्ड मूवमेंट बोले तो ए टू बी जाना, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस फॉल्स फ्रॉम, अब यहाँ पे देखो प्राइस फॉल हुआ है कहां से, पी से लेके इस पॉइंट पे प्राइस कितना है, पी वन, फ्रॉम पी टू पी वन, बट क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, आप देखोगे यहाँ पे, बट क्वांटिटी डिमांड देखो बढ़ गई। यहाँ पे जब ए पे था तो कितनी थी, क्यू, लेकिन अब बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई, क्यू वन, बट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू वन, ठीक है। ये यूनिट्स में मान लेना भाई, ये है यूनिट्स में और ये है रुपीज में, ठीक है। तो इतना बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देखिए, आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज के लिए यहाँ पे वर्ड किया गया है एक्सपेंशन। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड, इसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड, अगर हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो देखिए डेफिनेशंस क्या बनेंगी इसकी, आप साथ ही साथ लिख सकते हैं। एक्सपेंशन
इन डिमांड, इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं आपको, फिर इसकी लिखवाऊंगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आप लोग देख सकते हैं इस डेफिनेशन के अंदर एक्सपेंशन एंड डिमांड क्या है, सिंपल सी बात है, एक्सपैंड क्या हो रही है आपकी डिमांड, तो राइज किस में होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, इट रेफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, रीजन ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि प्राइस अगर नीचे जाएगा तभी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्योंकि अगर आपको क्वांटिटी डिमांडेड क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क पता हो और चेंज इन डिमांड में, तो आपको मैंने पहले पहले की वीडियोस में डिफरेंशिएट किया था, मैंने बताया था क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो चेंज कब आता है, जब प्राइस में चेंज होता है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट वर्ड लिखना कंपलसरी है। और आपको ये भी मैंने ग्राफ से समझाया था, जब एक्सपेंशन वाली डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे मूवमेंट क्या मानी जाती है, डाउनवर्ड मूवमेंट। इसके ऑपोजिट, अच्छा एक चीज और समझ लो, एक्सपेंशन इन डिमांड को एक्सटेंशन इन डिमांड के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोला जाता है। तो आप देखेंगे इट रेफर्स टू, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया इसके, इट रेफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड में अगर गिरावट आएगी किस वजह से, प्राइस के चेंज होने पे, और वो भी क्या, जब प्राइस राइज करेगा। और ये तो लाइन जरूर लिखनी है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और इसमें ध्यान रखना प्राइस जब राइज कर रहा है तो मूवमेंट क्या रहेगी आपकी, अपवर्ड मूवमेंट। तो ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज रिलेटेड टू अपवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन इन डिमांड इज रिलेटेड टू डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट्स इट। ओके बच्चों, तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एक बात समझो, अभी हमने जो पढ़ा ना टॉपिक, वो था मूवमेंट, मूवमेंट से रिलेटेड था, और वो क्या था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व था। आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ना ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड। देखिए एक बात समझाता हूँ आपको, बेटा जो क्वांटिटी में चेंज आता है ना, वो दो रीजन की वजह से आता है, एक तो आता है ड्यू टू प्राइस, और दूसरा आता है ड्यू टू अदर अदर फैक्टर्स। ठीक है, ऑल अदर फैक्टर्स। तो जब भी डिमांड के अंदर चेंज आता है ड्यू टू प्राइस, तो हम पता है क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान रखना। ठीक है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हम कब बोलते हैं, वेन एवर देर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ओनली, सिर्फ प्राइस की वजह से अगर चेंज आता है क्वांटिटी के अंदर, तो हम ये टर्म यूज करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर बाकी और किसी फैक्टर की वजह से आता है, जैसे इनकम हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, मतलब काफी सारी चीज फैक्टर्स होते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, या चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अदर अदर फैक्टर्स होते हैं ना, तो उनकी वजह से अगर कभी आता है ना, तो आप लिखते हो चेंज इन डिमांड। तब आपकी जो क्वांटिटी डिमांड में फर्क आता है ना, उसको हम इस वर्ड से लिखते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये दोनों अलग वर्ड है, बट ये आपको देखने में सिमिलर लग रहे हैं। लेकिन ये वाला किससे रिलेटेड है, ड्यू टू प्राइस चेंज, ठीक है, और ये बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आता है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो आप एक बात देखिए, आपने ना मूवमेंट अलोंग डिमांड कर लिखा, ये केस आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, यानी कि कभी भी डिमांड में अगर प्राइस की वजह से चेंज होएगा ना, तो मूवमेंट होएगी अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, उसी के अलोंग, सेम डिमांड कर्व के अलोंग होगी। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान देना भाई, अगर क्या कहते हैं, ये ड्यू टू प्राइस नहीं है, अगर ये क्वांटिटी में चेंज हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो ये टर्म आपका बदलने वाला है। अब ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर नहीं रहेगा, अब ये वर्ड हो जाएगा आपका शिफ्ट इन डिमांड का। फिर से समझ लीजिए,
शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखो दो केसेस है, या तो आपका जो डिमांड कर्व है यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। ये क्या है, आपका डिमांड कर्व तो सेम ही रहेगा। डिमांड कर्व देखो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैंने ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है तो ये अपनी ही जगह है। इसकी मूवमेंट अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, दैट डिपेंड्स कि प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल लो, या तो फिर चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू प्राइस बोल लो। इन केसेस में आपकी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होती है। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी में बदलाव आ रहा है, डिमांड डिमांड में बदलाव आ रहा है, लेकिन पैसों की वजह से नहीं और किन्हीं फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, तो आपके ना ये जो है ना मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व नहीं होगी, तब आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व। मान लो कि इनिशियली ये था, या मान लो ये था इनिशियली डिमांड कर्व, अब बाद में या तो ऊपर शिफ्ट हो गया या फिर नीचे शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे देखो शिफ्ट होने लगा। तो इसको कनेक्ट कर लो दिमाग में अपने कि ये जो शिफ्ट होता है ना डिमांड कर्व का, ये होता है ड्यू टू चेंज इन डिमांड। और मूवमेंट जो होती है ना डिमांड कर्व की अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये होती है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इन दोनों में डिफरेंस जान लो। अगर चेंज इन डिमांड होगा तो आप बोलोगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व होने वाला है। अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा तो आप बोलोगे मूवमेंट होने वाली है अपवर्ड या डाउनवर्ड, बट डिमांड कर्व वही रहने वाला है। तो इसमें डिमांड कर्व भी शिफ्ट कर जाता है, यहाँ शिफ्ट नहीं करता, वो मूवमेंट शो करता है अपनी ही उसमें सेम अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो देख रहे हो कितना फर्क पड़ता है कि डिमांड पैसों की वजह से चेंज हो रही है या बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है। तो अब मैं इसको आपको डीपली समझाने वाला हूँ, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब देखिए मैं आपको पहले शिफ्ट इन डिमांड कर्व बताने से पहले ना फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा देना चाहता हूँ कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड दोनों डिफरेंट चीजें कैसे हैं। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा ना वही लेफ्ट साइड वाला चार्ट आप पढ़ चुके हो, उसी को मैं देखो क्या कहते हैं एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से है कि भाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो वर्ड है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो क्वांटिटी जो आपकी डिमांड में जो चेंज आ रहा है ना, उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। अगर वो चेंज ड्यू टू प्राइस आ रहा है, क्या आ रहा है, ड्यू टू अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तभी वो आपकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। और अगर ऐसा चेंज आता है प्राइस की वजह से, तो आपकी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होती है, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया था ना ऐसे। ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होती है। या तो ये देखो अब इधर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी या फिर अपवर्ड मूवमेंट होगी। डाउनवर्ड मूवमेंट में आपको बताया था कि क्वांटिटी डिमांडेड ना क्या कहते हैं इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन मूवमेंट, ध्यान रखना। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है तो उसको एक्सपेंशन मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्यों होती है, क्योंकि इंक्रीज इन प्राइस यहाँ पे क्या कहते हैं, एक सेकेंड, एक एक गड़बड़ होगी इसमें, आप वो लिखना भाई, इंक्रीज इन प्राइस नहीं आएगा। एक्सपेंशन तो कब होता है, जब प्राइस डिक्रीज होता है। इसको करेक्ट कर लो, लिखने में मैंने प्रॉब्लम किया। डिक्रीज इन प्राइस एंड दिस विल हैपन व्हेन प्राइस इज इंक्रीज, ठीक है। तो इस साइड आएगा कब ये ग्राफ डाउनवर्ड, जब प्राइस में डिक्रीज होगा, बट एक्सपेंशन किसको आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड का। दूसरा केस आता है अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि ऊपर की तरफ मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इस केस में प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट क्वांटिटी में जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्वांटिटी डिमांड, तो इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अब दूसरा केस देखिए, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था ना, वो हो रहा था प्राइस की वजह से। आपको मैंने बोला था अगर प्राइस के अलावा और कोई फैक्टर की वजह से होता है तो उसका नाम हम पता है क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पे चेंज इन डिमांड हुआ, और ये किस वजह से हुआ आपको बताया ना, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा अगर और किसी फैक्टर की वजह से क्वांटिटी में डिमांड में चेंज हुआ है ना, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और इससे क्या होता है आपको बताया था, यहाँ पे तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होती है, बट यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है देखो, अगर आपका क्या कहते हैं डिमांड कर्व ऐसा है, ठीक है, इनिशियली ए बी मान लो इसको, ए और बी, तो आपका ना या तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये, राइट, इसको राइट वर्ड बोला जाता है।
या फिर लेफ्टवर्ड या तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ना अलग अलग नाम भी है, मैं वो अलग अलग नाम आपको बता देता हूँ कि राइटवर्ड शिफ्ट की जगह हम इसको कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं, आउटवर्ड शिफ्ट दूसरे नाम है इसके, इसको भी नोट कर लेना, आउटवर्ड शिफ्ट, कॉमा फॉरवर्ड शिफ्ट भी वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, और अपवर्ड भी बोला जाता है। तो आप देख लो कि ये अपवर्ड भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आउटवर्ड भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड भी बोल सकते हो, राइटवर्ड भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सिमिलरली, ये हो गया इनवर्ड, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, इनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर बैकवर्ड, अब ये फॉरवर्ड था ना तो इसको हम बैकवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। ये अपवर्ड था, अपवर्ड की जगह इसको हम डाउनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो ये शिफ्ट कब होता है? जब क्वांटिटी में चेंज होता है, बट प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से नहीं, किसकी वजह से हो जाता है? अदर फैक्टर्स की वजह से हो जाता है। अभी मैं आपको ये ग्राफ के हेल्प से समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होने की वजह से ये शिफ्ट क्यों हो रहा है ना? तो ये शिफ्टिंग क्यों हो रही है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये जान लो कि ये जो राइटवर्ड शिफ्ट है ना, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान रखना, ये था इंक्रीज इन, जो मैंने लिखवाया था एक एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये था डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर इससे पहले याद हो डेफिनेशन, क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो वर्ड यूज नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है इंक्रीज इन डिमांड। अगर बेटा आप इसकी जगह गलती से लिखोगे ना इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो सोचेगा कि भाई ये जो क्या कहते हैं चेंज आया है क्वांटिटी के अंदर, वो प्राइस की वजह से आया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको लिखना है इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब है डिक्रीज इन डिमांड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग शिफ्ट इन डिमांड को पढ़ना आफ्टर नोइंग दिस बेसिक्स। तो बच्चों देखो, यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी। शिफ्ट इन डिमांड का मतलब व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस। मतलब किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज हो रहा है उसके प्राइस की वजह से नहीं, बाकी और किसी चीज की वजह से चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। और ध्यान रखना, कोई भी ऐसा चेंज अदर फैक्टर्स के अंदर, एनी वन ऑफ, यहाँ पे लिखा अ चेंज इन वन ऑफ अदर फैक्टर्स शिफ्ट द डिमांड कर्व। अब देखिए शिफ्ट का मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपको क्या बोला, क्वांटिटी में तो चेंज आ रहा है बट प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। तो मान लो इनिशियली मैंने ग्राफ बनाया, ये आपका ग्राफ है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये बना लिया 2 4 6 8 10 12, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने बना दिया क्या कहते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मान लो ये नहीं, ये बना दिया मैंने 10 20 30 40 50। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सोचिए, मैंने कहा कि भाई ये प्राइस है और ये है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर मतलब क्वांटिटी। ठीक है, कमोडिटी, कमोडिटी यूनिट्स में। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मैंने कहा कोई भी चीज है मान लो 8 रुपए की, तो उसकी डिमांड कितनी है अभी? उसकी है 30 की। ठीक है, अब मैंने आपको बोला यार कोई ना कोई रीजन आ गया, और उस रीजन की वजह से क्या हुआ कि मान लो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया। कंज्यूमर को वो चीज क्या कहते हैं, उस चीज के अंदर क्या कहते हैं, कंज्यूमर को टेस्ट ज्यादा आने लगा, वो प्रेफरेंस ट्रेंड बन गया, मान लो वो फैशन ट्रेंड बन गया, जो भी चीज हो गई। तो अब क्या कहते हैं वो ना, क्या कहते हैं, वो बंदा जो है वो प्राइस डिक्रीज नहीं कर रहा, वो कह रहा है नहीं भाई मैं नहीं डिक्रीज कर रहा स्टिल। अब वो प्राइस डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, तब भी उसकी क्या कहते हैं क्वांटिटी बढ़ रही है। तो उस केस में देखो उसका ग्राफ पता है क्या, मान लो कि अब क्वांटिटी उसकी चेंज हो गई 50 हो गई, और वो प्राइस भी डिक्रीज नहीं कर रहा, तो देख रहे हो आप, आपका कर्व ऐसा बन जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। आप देखो यहाँ पे प्राइस कितना है इस ए पॉइंट पे 8, और क्या कहते हैं सेम प्राइस पे 30, लेकिन अब क्या हुआ टेस्ट में चेंज आ गया, टेस्ट पसंद आ गया लोगों को। तो अब क्या है, वो उसने प्राइस डिक्रीज नहीं किया, उसने कहा 8 ही रखूंगा मैं। लेकिन अब देखिए डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया उसका, 8 रुपए में भी अब 50 आइटम खरीद रहा है वो। यहाँ पे 8 रुपए में 30 यूनिट्स ले रहा था, डिमांड कितने की थी 30 की। अब क्या कहते हैं सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, देख रहे हो, प्राइस सेम है बट डिमांड बढ़ चुकी है। तो यही रीजन है कि क्या कहते हैं अदर फैक्टर्स के केस में सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ सकती है। और यहाँ पे देखो अब उल्टा भी हो सकता है, मान लो उसकी हो गई डिक्रीज, तो अब वो ऐसे भी कर सकता है कि भाई ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब अब ये 8 रुपए की जगह पे देखो आप कितनी क्वांटिटी डिमांडेड आ रही है इसकी,
सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड कह रहा हूँ, डिमांड कितनी आ गई 20 की आ गई, तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गई डिमांड। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है डिमांड, राइट वर्ड इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक पॉइंट का जरूर ध्यान रखना, प्राइस सेम है, सेम प्राइस है, और वो जो चेंज आया ना डिमांड के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज, वो अदर फैक्टर्स की वजह से है, और वो वेरियस रीजंस कौन कौन से हैं शिफ्ट के, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब आप देखिए, इसमें पहला रीजन है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर आपको याद हो टी एंड कॉफी वाला एग्जाम्पल कि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, अगर एक के क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस अगर डिक्रीज हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली भाई इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इसके डिक्रीज हो गए तो लोग कॉफी खरीदने लगेंगे और टी की बिक्री कम हो जाएगी, ऑल्दो टी के प्राइस में कोई फर्क नहीं आया। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ टी तो वही रहा, बट टी की क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीमेंट आ गया। क्यों डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि कॉफी सस्ती हो गई और लोग कॉफी खरीद रहे हैं। तो देख रहे हो, प्राइस ऑफ टी चेंज नहीं हुआ, बट टी की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, और चेंज इन डिमांड हो गया, ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड हो गई टी। वाई? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस डाउन हो गए। सिमिलरली अगर आता है चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एक दूसरे के साथ ही यूज होने वाले गुड्स हो गए। ठीक है, तो इसमें भी क्या ही एक्सप्लेन करूँ कि तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो आपने पुरानी वीडियोस देख लीजिए, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। अगर आपने क्या कहते हैं वो भी अच्छे से पढ़ा है कि डिमांड में चेंज के फैक्टर्स अगर आपने पढ़े हैं, तो उनमें सारे फैक्टर्स आने वाले जो मैं लिखवाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की इनकम में अगर चेंज आया तो ऑटोमेटिकली भाई डिमांड में चेंज आ जाएगा, ऑल दो प्राइस चीजों के उतने ही रहे तब भी। तो यानी कि ये सारे एग्जांपल्स मैं वो लिखवा रहा हूँ कि उस कॉमोडिटी के प्राइस जो है वो तो सेम ही है, बट और किसी फैक्टर में चेंज आ रहा है, फिर भी आपकी क्वांटिटी डिमांड में फर्क है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर लिखिए फोर्थ, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये तो मैंने बता ही दिया था। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ आप लिखिए, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। किसी ने एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई फ्यूचर में चेंज आएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ध्यान रखना, ये कॉमोडिटी के प्राइस को देख रहा है, बट फ्यूचर वाले प्राइस को, प्रेजेंट वाले को नहीं। इसीलिए क्वेश्चन कोई कर सकता है आपसे कि व्हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर रिजल्ट्स इन चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप रीजन बोलोगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तब यूज करते हैं जब क्वांटिटी का जो चेंज है ना, क्या कहते हैं आपकी जो डिमांड में जो चेंज है वो प्रेजेंट के प्राइस की वजह से हो, ना कि फ्यूचर के। तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से खरीद रहे हो तो भाई वो चेंज इन डिमांड ही कहलाएगा, ना कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है चेंज इन पॉपुलेशन। ये आपको मैंने बताया था पॉपुलेशन वाला, पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहे हो ये। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट है सेवेंथ, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या कहते हैं किसमें चेंज, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन सीजन एंड वेदर। ये तो रेनी सीजन वाला आपको बताया था, चेंज इन सीजन एंड वेदर। ठीक है, तो ये हो गए आपके वेरियस चेंजेस। अभी मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था ये वाला कि ओरिजिनली मान लो कि ये है, बट चेंजेस हो रहे हैं ऐसे। कभी राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट वर्ड। तो आप देखिए, अगर एक पॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं प्राइस वाला, मान लो ये, तो ये मैंने प्राइस को रखा है सेम, बट देखो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हो गई Q1, और यहाँ पे मान लो क्वांटिटी डिमांडेड नॉर्मली थी Q, और यहाँ पे होगी मान लो Q2। तो आप एक चीज देख रहे हो डिफरेंस एक चीज का, कि नॉर्मली आपका जो कर्व है वो यहाँ पे था, बट सेम प्राइस पे, प्राइस देखो सेम है यहाँ पे भी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है। और ये ज्यादा पता है क्यों? ये इनमें से किसी चेंज की वजह से। सिमिलरली प्राइस देखो इस पॉइंट पे, ये क्या कहते हैं, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम लोग, ABC नाम ले लो चलो इसका। तो यहाँ पे आप देखिए, ए पे क्वांटिटी डिमांडेड है कम, बट सेम प्राइस। ये भी क्यों हुआ है?
मे बी इनमें से किसी फैक्टर में चेंज आया होगा, दैट इज व्हाई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है इनमें से किसी फैक्टर के अंदर चेंज आने से। और देख लो ऑल दो सब में प्राइसेस सेम आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो सेम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड वेरी कर रही है। क्यों कर रही है? इनमें से किसी रीजन की वजह से, कोई ना कोई रीजन इसमें अप्लाई हुआ है। तो बेटा मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ, सेम ही चीज रिपीट कर रहा हूँ बस एक डेफिनेशन की फॉर्म में। तो ये जो आपने शिफ्ट इन कर्व समझा ना, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसके अंदर ये किस टॉपिक में आता है? चेंज इन डिमांड में। और चेंज इन डिमांड में क्या होता है आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। अगर डिमांड में चेंज आ रहा है एनी अदर फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। तो इंक्रीज इन डिमांड को हम क्या बोलते हैं? राइज इन डिमांड। और राइज इन डिमांड क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू एनी फैक्टर, चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एंड डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू फॉल इन डिमांड। और आपको बता चुका हूँ इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इस क्लास को करते हैं इस चीज के साथ समाप्त। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर गिट क्लासेस।